Hello everyone, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your study is also going well. Today we are here to discuss about Canadian writers. जब भी वर्ल्ड लिटरेचर की बात आती है तो कनेडियन लिटरेचर अपने आप में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है और कनेडियन लिटरेचर से अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, फिर चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट एग्जाम्स हो। एनवीएस और ईएमआरएस के पेपर्स में अक्सर हमें कनेडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज कैनेडियन राइटर्स की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ कैनेडियन राइटिंग, मार्गरेट एटवुड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्गरेट एटवुड के बारे में। मार्गरेट एटवुड, जिनका फुल नेम था मार्गरेट एलिनर एटवुड, मार्गरेट एलिनर एटवुड, who was born on 18th of November 1939, and she is still alive. We have to remember that she is still alive. She was born on 18 November 1939 and still alive. She is one of the most prominent female Canadian poet, novelist, literary critic and essayist. Professionally she was a teacher. प्रोफेशन से वो क्या थी? प्रोफेशन से वो एक टीचर थी। इसके टीचिंग के साथ साथ वो कैनेडियन पोइट, नोवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और एसेइस्ट भी रही। He has published 18 books of poetry, 18 novels, many collections of non-fictions, short fictions, almost 8 children books and 2 graphic novels. तो अपने लिटरेरी पीरियड के दौरान उन्होंने लगभग 18 बुक्स ऑफ पोइट्री, 18 नोवेल्स, मैनी कलेक्शंस ऑफ नॉन फिक्शंस, शॉर्ट फिक्शंस और लगभग 8 चिल्ड्रन बुक्स लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने 2 ग्राफिक नोवेल्स भी लिखी। और जब बात की जाती है उनके अवार्ड्स और ऑनर्स की, देन एटवुड हैज won many awards and honors for her writing in literature. She has won Booker Prize for 3 times for many of her works. First time when she became Booker Prize laureate in 1986 for her novel Handmaid's Tale, which is one of the most important of her work, Handmaid's Tale. सेकेंड टाइम उनको बुकर प्राइज मिला 1989 में फॉर कैट्स आई। बुकर प्राइज इन 2000, उनको 2000 में थर्ड टाइम बुकर प्राइज मिला फॉर हर वर्क ब्लाइंड एसेसिन, एंड फोर्थ टाइम शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1996 फॉर द वर्क एलियास ग्रेस. So we can say that many time almost of her works won Booker Prize or shortlisted for Booker Prize. इसके अलावा she also won Arthur C. Clarke Award, the Franz Kafka Award, Princess of Austrias Award and Penn Center USA Lifetime Achievement Award. यहाँ पे जो पेन है ये क्या होता है? पोइट्री, एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट. Many of her works has been adapted for films also. तो ये सब जो हमने डिस्कस किया, इट इज ऑल अबाउट द बायोग्राफी ऑफ मार्गरेट एटवुड. Let's discuss about some of her important work. Her first important work is Edible Woman. Edible Woman is a novel written by Margaret Atwood and it was published in 1969. So let's discuss about it. Edible Woman. Edible Woman है, ये क्या है? ये एक नोवेल है and this is the very first novel written by Margaret Atwood. जो Edible Woman है ये Margaret Atwood की फर्स्ट नोवेल है which helped her to गिव फेम एज अ प्रोज राइटर, जिसने इनको एक प्रोज राइटर के तौर पर खूब ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई, यानी इनको लोग जानने लगे एज अ प्रोज राइटर. और एडिबल वुमेन का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? मरियन. क्या नाम है? मरियन. और एडिबल वुमेन की जो थीम रखी गई है वो थीम है मेटाफोरिकल कैनिबलिज्म. यहाँ पर जो ये टर्म कैनिबलिज्म है इसको यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो ह्यूमन फ्लैश को ईट करते हैं. So first novel written by Margaret Atwood is Edible Woman, which was published in 1969. Her second novel is Surfacing. Margaret Atwood की जो second novel थी उसका नाम था Surfacing and which was published in 1972. Surfacing was the second novel by Margaret Atwood or it was published in 1972. So let's discuss about it. This was Atwood's second novel which was published in 1972 by मैक्लेलैंड एंड स्टेवार्ड. जो ये मैक्लेलैंड एंड स्टेवार्ड है ये इनके पब्लिशर का नाम था. किसके? मार्गरेट एटवुड के ये पब्लिशर थे. मोस्ट ऑफ हर वर्क्स वर पब्लिश्ड बाय देम. ओके, दिस नोवेल इज कंसिडर्ड एज बेस्ड ऑन एटवुड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स which was written in earlier years.
कि भाई ये जो नोवेल है सरफेसिंग, इसको कंसिडर किया जाता है कि एटवुड ने अपने जो अर्लियर ईयर्स में जो राइटिंग करी थी, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा था, कहीं ना कहीं उसी को बेस बनाकर इन्होंने ये नोवेल लिखी जिसका नाम था सरफेसिंग और जिसको पब्लिश किया गया 1972 में। This novel was adapted into a movie in 1981 named Surfacing. इस नोवेल के ऊपर एक मूवी भी बनी, इस एक मूवी के लिए भी अडेप्ट किया गया और इसके ऊपर 1981 में एक मूवी को बनाया गया और उस मूवी का भी नाम क्या था? Surfacing, with the same name of the novel. Okay, let's discuss about the central character of the novel. सो सेंट्रल कैरेक्टर है जो इस नोवेल का, दिस इज अ वुमेन है जिसका कि इस नोवेल के अंदर नाम कहीं पे भी नहीं दिखाया गया है, एक अननेम्ड कैरेक्टर है, हु रिटर्न्स टू कनाडा इन हर होम टाउन। एक लड़की है, एक वुमेन है जो कि कनाडा में वापस आई है, कहीं और रहती थी, वहां से वो कनाडा वापस आई है टू फाइंड हर मिसिंग फादर। अपने जो उनके पिताजी हैं, उसके पिताजी हैं वो गुम हो गए हैं और अपने फादर को ढूंढने के लिए वो लड़की वापस कनाडा आई है। उसके साथ में उसका एक लवर, आप कह सकते हो बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है जो। तो सेकंड कैरेक्टर इसमें क्या है? जो। यहाँ पर जो वुमेन है उसका तो नाम नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसके साथ एक लवर है, उसका नाम है जो। उसके अलावा एना और डेविड, ये एक मैरिड कपल है, ये भी इस नोवेल में आपको एज अ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इसमें 4 कैरेक्टर्स को शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वुमेन, सेकंड इज जो, एंड थर्ड एना एंड डेविड, जो भी उसके साथ आए हैं, जो कि क्या है, एक मैरिड कपल है। तो इस नोवेल में स्टोरी में होता क्या है इसमें कि जो प्रोटैगोनिस्ट है हमारी, जो वो वुमेन है जो अपने फादर को यहाँ पर ढूंढने के लिए कनाडा वापस आई है, अपने होम टाउन वापस आई है, रिकॉल्स हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो अपने पास्ट में जाकर के अपने बचपन की यादों को ताजा करती है और ट्राइज टू फाइंड आउट द क्लूज टू हर फादर्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। वो अपने पास्ट की चाइल्डहुड मेमोरीज को अपने पुराने घर में जाकर के याद करती है, अपने बचपन के सारे इवेंट, सारी फीलिंग, सब कुछ याद आ जाता है जो बचपन में उस सबके साथ उस पुराने घर में हुआ करता था। और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कुछ क्लूज को, जो कि उसके फादर की जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई थी, अचानक से उसके फादर जो कहीं गायब हो गए थे, कि किसी तरह उनको ढूंढा जा सके। लिटिल बाय लिटिल द पास्ट ओवरटेक्स हर, कुल मिलाकर के जो वहां का उसका पास्ट है, उस लड़की का, उस घर में जो वो रहती थी, वो उसे इतना ओवरटेक कर देता है कि सी ड्राइव्स इनटू द रियल्म ऑफ वाइल्डनेस एंड मैडनेस, कि वो लड़की रियल में चली जाती है। ओवरऑल वो पास्ट को आप कह सकते हो कि एक तरह से जीने लगती है, खुद को वो पास्ट में ही देखने लगती है। एंड थर्ड वन इज द हैंडमेड्स टेल। थर्ड वर्क इज द हैंडमेड्स टेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटन वर्क बाय कैनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड. So let's discuss about this work, The Handmaid's Tale. It was published in 1985 and it is a futuristic dystopian work. यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक है मतलब कि फ्यूचर को दिखाने वाला, और यहाँ पे जो डायस्टोपियन है, देखो आपको पता है एक तो होता है यूटोपियन, यूटोपियन वो होता है जो शांति प्रिय होता है, यानी सब कुछ जहाँ पे अच्छा अच्छा होता है। दूसरी तरफ उसी का अपोजिट वर्ड है डायस्टोपियन, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें अक्सर लड़ाई झगड़े या फिर जो हमारे समाज में जो इविल्स हैं उन सबको जो शो किया जाता है, ऐसी नोवेल होती है dystopian novels या फिर dystopian novels. So the Handmaid's Tale also is a dystopian novel. It is a futuristic dystopian novel. This was published in 1985 by Maclelland and Stewart. Again Maclelland and Stewart इसके पब्लिशर हैं और लगभग सारे ही वर्क जो मार्गरेट एटवुड ने लिखे हैं उनको पब्लिश करने का काम किया है मैक्लेलैंड एंड स्टेवर्ट ने। और इस जो नोवेल है उसकी सेटिंग है वो रिपब्लिक ऑफ गिलीड। ओके, रिपब्लिक ऑफ गिलीड यहाँ पे इसकी थीम वो सेटिंग रखी गई है इस नोवेल की, जो कि आप कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक न्यू इंग्लैंड के आसपास के एरिया के लिए ही बोला गया है। इस नोवेल में हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है और वो ही इस नोवेल का नरेटर भी है, उसका नाम है ऑफ्रेड, जो कि एक गर्ल है, एक लेडी है। और प्रोटैगोनिस्ट हमारी कौन है यहाँ पर? ऑफ्रेड। ऑफ्रेड है हु इज अ हैंडमेड। अब यहाँ पे जो टर्म हैंडमेड है इसको किस रेफरेंस में यूज किया गया है? हैंडमेड्स आर वुमेन हु वर फोर्सफुली असाइंड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन फॉर द कमांडर्स हु वर रूलिंग गिलीड। कि भाई जो ये गिलीड है
इस गिलीड को कुछ कमांडर्स थे जो रूल कर रहे थे। अब ये कमांडर क्या करते थे, ये लोग ये वुमेन्स को, वहां की कुछ वुमेन्स को असाइन करते थे कि वो उनके लिए कुछ बच्चे पैदा करे। फोर्सफुली उनको असाइन किया जाता था टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, कि वो उनके लिए बच्चे पैदा करे, उन कमांडर्स के लिए। तो इन्हीं काम को करने वाली जो लेडी थी उनको इस नोवेल में क्या बोला गया है, हैंडमेड। ठीक है, तो हमारी जो ऑफ्रेड है, जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है, ये भी कौन है, एक हैंडमेड है, और ये अपनी ही कहानी को सुना रही है। सो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल को इस नोवेल के अंदर यूज किया गया है। सकते हैं कि वुमेन्स के साथ में यहाँ पे कितना सप्रेशन हो रहा है, कितना बुरा बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर जो थीम है, जो सोसाइटी है, वो कैसी सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को यहाँ पर इस नोवेल में शो किया गया है। एंड द थीम ऑफ दिस नोवेल इज फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। की जो थीम है नोवेल की वो है फेमिनिज्म, यानी औरतों के बारे में बात करने वाली ये नोवेल है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में कैसे वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है उस बारे में भी ये नोवेल बताती है। दिस नोवेल टॉक्स अबाउट पावरलेसनेस ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, लॉस ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी and suppression of their reproductive rights and their freedom are shows in this novel। कि किस तरह से एक वुमेन की पावरलेसनेस को यहाँ पर शो किया गया है, जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर होती है। कैसे उसकी इंडिविजुअलिटी का लॉस हो रहा है यहाँ पर, कैसे उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स का सप्रेशन किया जा रहा है, और उसकी फ्रीडम को भी उससे सप्रेस किया जा रहा है। इस सब के बारे में ही ये नोवेल बात करती है। इस नोवेल का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है तो हम नहीं कहेंगे, बस उसके जैसा है, हम ये कह सकते हैं। द टाइटल इज बेस्ड ऑन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। देखो इसको तो आप सभी जानते होंगे, चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स थी, उसके सब पार्ट में आपने देखे होंगे कि वहां पे क्या होता है कैंटरबरी टेल्स में, कि सभी जो लोग हैं वो स्टोरीज सुनाते हैं, अपनी अपनी टेल्स सुनाते हैं। तो वहां पर कुछ टेल्स थी, द मर्चेंट्स टेल एंड द पार्सन्स टेल। तो ये जो मर्चेंट है और पार्सन है, ये क्या करते हैं, अपनी स्टोरी को सुनाते हैं, अपनी टेल्स को सुनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी हीरोइन है इस नोवेल की, जो कि ऑफ्रेड है, तो ऑफ्रेड भी यहाँ पर क्या करती है, अपनी ही स्टोरी को सुनाती है। हियर ऑल्सो द सेंट्रल कैरेक्टर टेल्स हर स्टोरी। जो ऑफ्रेड है वो अपनी ही कहानी को सुनाती है, इसीलिए इस नोवेल का जो नाम है वो दिया गया है द हैंडमेड्स टेल। और हैंडमेड कौन है, हमारी ऑफ्रेड, यानी ऑफ्रेड की ही ये कहानी है। अब बात करते हैं इस नोवेल को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो मैंने पहले ही बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है रिटन बाई मार्गरेट एटवुड, जो कि हमारी कैनेडियन राइटर हैं। गवर्नर जनरल्स अवार्ड, इस नोवेल को ये लिखी गई थी 1985 में, और उसी ईयर इसको गवर्नर जनरल्स अवार्ड मिला। आर्थर सी क्लार्क अवार्ड, जो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में इसको मिला था, वो फर्स्ट टाइम इसी नोवेल के लिए इसे मिला था, और कब मिला था, 1887 के अंदर। ऑल्सो बुकर प्राइज लॉरेट, ये जो नोवेल है इसको बुकर प्राइज भी मिला, कब, 1986 के अंदर। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोवेल के बारे में, जिससे और भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि दिस नोवेल द हैंडमेड्स टेल, जो हमारी नोवेल है, वो सेलेक्टेड फॉर द बिग जुबली रीड। आपको पता है कि जब एलिजाबेथन सेकेंड की जो प्लेटिनम जुबली अभी 2022 में जो सेलिब्रेट की गई है, उसमें एक बिग जुबली रीड हुआ था, जिसमें कॉमनवेल्थ रीडर्स ने कुछ बुक्स की रीडिंग की थी। उसमें 70 बुक्स को जो सिलेक्ट किया गया था, उन 70 बुक्स की लिस्ट में एक बुक हमारी द हैंडमेड टेल्स भी थी। इसलिए करके जो हमारी नोवेल है द हैंडमेड्स टेल, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट नोवेल हो जाती है। अडेप्टेड टू अ फिल्म इन 1990 में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। एंड फॉर ओपेरा के लिए 2000 में इसे एक ओपेरा के लिए भी अडेप्ट किया गया। ओपेरा क्या होता है बेटा, ओपेरा इज अ म्यूजिकल प्ले, जो एक तरह से हम कहते नहीं है हमारी लोकल भाषा में, जब हम जो देखते हैं सॉन्ग वगैरह होते हैं कि गा करके किसी की स्टोरी को जब सुनाया जाता है, तो इसको ओपेरा भी, इसके लिए भी इसे अडेप्ट किया गया है 2000 में। और इस बुक का एक ई बुक वर्जन भी पब्लिश किया गया था 1986 के अंदर। ओके, और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि इस बुक का द हैंडमेड्स टेल का एक सिक्वल भी आया था, और इस सिक्वल का नाम दिया गया था द टेस्टामेंट। जो टेस्टामेंट नोवेल है रिटन बाय मार्गरेट एटवुड, ये टेस्टामेंट नोवेल है, ये इसी नोवेल का द हैंडमेड्स टेल का सिक्वल है। इसको पब्लिश किया गया है 2019 में। तो डिस्कस करते हैं मार्गरेट एटवुड के एक और इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में, जिसका नाम है कैट्स आई। ओके, कैट्स आई इज ऑल्सो अ नोवेल बाय मार्गरेट एटवुड पब्लिश्ड इन 1988। कैट्स आई भी एक इम्पोर्टेंट नोवेल है, जो कि रिटन है बाय मार्गरेट एटवुड, जो कि मार्गरेट एटवुड ने लिखी, और ये पब्लिश हुई थी 1988 में। एंड थीम ऑफ दिस नोवेल इज फेमिनिज्म। कैट्स आई जो नोवेल है, इसकी थीम क्या है,
फेमिनिज्म। और इस नोवेल को जो अवार्ड्स मिले उनके बारे में बात करते हैं। गवर्नर जनरल्स अवार्ड, ये अभी हमने लास्ट वर्क में भी पढ़ा था। गवर्नर जनरल्स अवार्ड था ये इनको द हैंडमेड्स टेल के लिए भी मिला। इसके बाद इनको 1988 में ये दोबारा से फिर से अवार्ड मिला इनकी नेक्स्ट नोवेल द कैट्स आई के लिए। बुकर प्राइज इन 1989, सेम एज जो लास्ट ईयर इनको बुकर प्राइज मिला था द हैंडमेड्स टेल के लिए, इनकी नेक्स्ट नोवेल द कैट्स आई के लिए भी इनको बुकर प्राइज मिला। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल इज एलाइन रिस्ले। एलाइन रिस्ले है ये इस नोवेल की हमारी हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है। और ये क्या है, एक फिक्शनल पेंटर है। यानी यहाँ पे इस फिक्शनल पेंटर के थ्रू जो हमारी मार्गरेट एटवुड है उन्होंने अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। हु रिफ्लेक्ट्स ऑन हर चाइल्डहुड एंड टीनेज ईयर्स। ओके, इसके थ्रू हमारी एटवुड ने अपनी खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट करने की, उसके चाइल्डहुड को, उसकी टीनेज को रिफ्लेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। यानी आप कह सकते हो कैट्स आई उनकी पूरी तो नहीं बट थोड़े बहुत ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कही जा सकती है। हर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज आर ऑफ, और अपने जब वो चाइल्डहुड को, अपनी टीनेज को जब रिकॉल करती हैं तो उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी थी वो किन के साथ थी, कॉर्डिलिया के साथ। यहाँ पर कॉर्डिलिया एक अनदर कैरेक्टर है नोवेल का। कॉर्डिलिया के साथ उसकी जो मेमोरीज है उनको इस नोवेल के अंदर उन्होंने शो किया है। अब ये कॉर्डिलिया है कौन, द लीडर ऑफ द ट्रायो ऑफ गर्ल्स, कि भाई 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियों की जो तिगड़ी थी उनमें जो लीडर थी उस लीडर का नाम क्या था, कॉर्डिलिया। अब ये कॉर्डिलिया हमारी नरेटर के लिए अच्छी भी थी और बुरी भी थी, दोनों तरह की थी। दे वर बोथ क्रूअल एंड काइंड टू हर। ये जो लड़की थी यानी लड़कियों का जो ये ट्रायो था और जिसमें कॉर्डिलिया मेन थी, ये उसके लिए दोनों ही तरह की थी, वो क्रूअल भी थी और वो काइंड भी थी। दिस नोवेल डील्स विद 20th सेंचुरी कनाडा फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू लेट 1980। अब इस नोवेल में दिखाया क्या गया है, देखो कैनेडियन सोसाइटी थी, इसमें जो मिड 20th सेंचुरी थी इसका पीरियड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। यानी वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था ये कुछ बहुत अच्छा टाइम पीरियड पूरे वर्ल्ड के लिए ही और खासतौर पर कनाडा के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें किस तरह से कि भाई उनका जो कैसे उनकी पेंटिंग्स को, कैसे उनके जो वो राइटिंग वगैरह करती थी उनको कोई बहुत उनको लोग क्रिटिसाइज करते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं किया जाता था, इन सब के बारे में ये नोवेल डील करती है। नेक्स्ट वर्क बाय मार्गरेट एटवुड इज गुड बोन्स। द नेक्स्ट वर्क इज गुड बोन्स. It is mainly a short story collection by Margaret Atwood published in 1994. Actually जो गुड बोन्स था ये मार्गरेट एटवुड का एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसको पब्लिश किया गया 1994 में, और इसका फुल टाइटल था गुड बोन्स एंड सिंपल मर्डर्स। ये इसका फुल टाइटल था। शी इंक्लूड्स इन इट पैराबल्स यू नो समथिंग लाइक फेबल्स एंड मोनोलॉग्स एंड प्रोज फिक्शंस एंड साइंस फिक्शंस। उन सबको जो छोटी छोटी स्टोरीज थी, पैराबल्स थे, मोनोलॉग्स थे, प्रोज फिक्शंस थे, साइंस फिक्शंस थे, उन सबको कलेक्ट करके उन्होंने एक वर्क पब्लिश करवा दिया जिसका नाम क्या रख दिया, गुड बोन्स एंड सिंपल मर्डर्स, एंड शॉर्टली वी कैन से गुड बोन्स। मेनली ये क्या था, मेनली एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था और इसको पब्लिश किया गया 1994 में। Many of the works are reprinted in it. ऐसा माना जाता है कि भाई गुड बोन्स के अंदर इन्होंने जो ये वर्क्स पब्लिश करवाए थे इनमें से लगभग जो वर्क्स थे वो पहले कहीं ना कहीं प्रिंट हो चुके थे और इनको कंबाइन करके उन्होंने रीप्रिंट करवा दिया था इस वर्क के अंदर, इस बुक के अंदर जो जिसका नाम था गुड बोन्स। इन द नेक्स्ट वर्क बाय मार्गरेट एटवुड इज एलियास ग्रेस। नेक्स्ट वन इज एलियास ग्रेस एंड पब्लिश्ड इन 1996. इट इज अ हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल। हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होती है, जिसमें हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उन्हीं पर बेस्ड जो नोवेल होती है उसे हिस्टोरिकल नोवेल कहते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1996 बाई मैक्लेलैंड एंड स्टेवर्ड. दिस वर्क वॉन द कैनेडियन गिलर प्राइज एंड इट वॉज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज. तो इसकी जब स्टोरी हम डिस्कस करते हैं, स्टोरी ऑफ दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ थॉमस स्किनर एंड नैन्सी मॉन्टगोमेरी. ये जो नैन्सी मॉन्टगोमेरी थी ये एक मेड थी और थॉमस स्किनर और उसकी मेड को इन दोनों का मर्डर कर दिया था, और ये मर्डर भी किसने किया था, इन्हीं के घर में जो 2 सर्वेंट्स रहते थे उन्होंने इसका मर्डर किया था. तो इस हिस्टोरिकल मोमेंट को यूज करके इसके ऊपर मार्गरेट एटवुड ने जो नोवेल लिखी है वो है एलियास ग्रेस.
इस नोवेल की जो सेटिंग रखी गई है कनाडा वेस्ट है, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट भी वहीं का था। एक्चुअली इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नोवेल है ये एक फैक्चुअल इवेंट पर बेस्ड नोवेल है, और इसका जो नरेटर है वो नरेटर है साइमन जॉर्डन। भले ही ये जो नोवेल है इसमें फैक्चुअल इवेंट्स को यूज़ किया गया है, लेकिन इसका जो नरेटर है साइमन जॉर्डन, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको क्रिएट किया है मार्गरेट एटवुड ने फॉर दिस नोवेल। एक्चुअली इसमें इस नोवेल को साइमन जॉर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोवेल को शो किया गया है। ये इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नोवेल को नरेट किया गया है। So Elias Grace is a historical novel by Margaret Atwood. And next most important work by Margaret Atwood is The Blind Assassin. And the other important work by Margaret Atwood is The Blind Assassin. The Blind Assassin was also a novel and it is written in 2000. It is also a novel by Canadian writer Margaret Atwood. And the novel was published in 2000 by Macmillan and Stewart. It is also a historical fiction, shows the time span of 20th century, especially 1930 to 1940 in Canadian history. Canadian history में जो मिड 20th सेंचुरी के अंदर जो इवेंट्स हुए थे और स्पेशली 1930 से 1940 के बीच का जो कनाडा था, उस कैनेडियन हिस्ट्री को शो किया गया है थ्रू द नोवेल द ब्लाइंड एसेसिन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2000। इसके अलावा मार्गरेट एटवुड ने एक ट्रायोलॉजी भी लिखी जिसका नाम था मैडेडम। मैडेडम एक डेस्टोपियन ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी होती है जिसमें सेम प्लॉट पे सेम कैरेक्टर पे जब 3 वर्क लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। तो मैडेडम मार्गरेट एटवुड की एक ट्रायोलॉजी थी और ये एक डेस्टोपियन ट्रायोलॉजी थी। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था Oryx and Crake. Oryx and Crake. It is the first part of Martyrdom trilogy and it was published in 2003. It is a speculative, suspected. Speculative का मतलब क्या होता है? Suspected. नोवेल विद एडवेंचरस रोमांस, जिसमें कुछ एडवेंचरस थिंग्स के बारे में बात करी गई है। इस नोवेल के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर है और उस करेक्टर को स्टार्टिंग में हम किस नाम से जानते हैं? स्नोमैन। हु इज इन अ ब्लीक सिचुएशन। जो स्नोमैन है स्टार्टिंग में हम इसे जानते हैं स्नोमैन के नाम से, और ये सिंगल करेक्टर है इस नोवेल के अंदर जो भी एक ब्लीक सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। एंड हैव टू लिव विथ क्रैकर्स। यहाँ पर कुछ क्रैकर्स के बीच में, अब ये क्रैकर्स क्या है? ये कुछ क्रिएचर्स हैं जिनके बीच में वो फंस जाता है, जिनके साथ उसे रहना पड़ता। अकेला जो हमारा करेक्टर है स्नोमैन, स्नोमैन क्रैकर्स के बीच में, यहाँ पर क्रैकर्स कौन है? कुछ क्रिएचर्स हैं, उनके बीच में ये फंसा रहता है। लेकिन जब बाद में हम इस नोवेल की रीडिंग करते हैं और उस स्नोमैन के बारे में जब ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो आगे चल के हमें नोवेल में पता चलता है कि जो स्नोमैन है उसका रियल नेम क्या है? जिमी। ओके, और वो इस ब्लीक सिचुएशन में, स्ट्रेंज सिचुएशन में अपने कुछ एक एक्सपेरिमेंट की वजह से वो इसके अंदर फंस गया है। तो ये ही सब ऑरिक्स एंड क्रैक की स्टोरी है जो कि पब्लिश हुआ था 2003 में। ईयर ऑफ द फ्लड। ईयर ऑफ द फ्लड इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मार्गरेट एटवुड्स ट्रायोलॉजी मैडेडम। ओके, इट वॉज पब्लिश्ड इन 2009 एंड इसके जो मेन कैरेक्टर है, इसमें और कुछ ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है, इसके जो मेन कैरेक्टर है वो है जेब एंड टोबी। हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेब एंड टोबी आर कैरेक्टर ऑफ विच नोवेल। ये कैरेक्टर है द ईयर ऑफ द फ्लड से। इसके बाद फिर इस मैडेडम ट्रायोलॉजी का जो थर्ड पार्ट है वो है खुद मैडेडम। मैडेडम है ये फाइनल एंड द थर्ड पार्ट ऑफ एटवुड्स ट्रायोलॉजी। मैडेडम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेब एंड टोबी। Jeb and Toby are the characters of the novel The Year of the Flood। अब ये Year of the Flood के जो कैरेक्टर थे जेब एंड टोबी, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को यूज करके इस ट्रायोलॉजी का थर्ड पार्ट लिखा गया जिसका नाम रखा गया मैडेडम। ओके, मैडेडम इज द फाइनल एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एटवुड्स ट्रायोलॉजी। मैडेडम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेब एंड टोबी। जेब एंड टोबी के उस फ्लड को लेकर क्या परसेप्शन था, उसी परसेप्शन को, उसी पर्सपेक्टिव को यूज करके मैडेडम जो फाइनल पार्ट है ट्रायोलॉजी का, इसको लिखा था मार्गरेट एटवुड ने। इसके अलावा एक और वर्क है सर्वाइवल। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल याद रख सकते हैं। सर्वाइवल एक नोवेल है रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। तो मार्गरेट एटवुड के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश की गई है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर कैनेडियन राइटिंग में इस पर्टिकुलर राइटर मार्गरेट एटवुड से आता है तो वो छूटे ना। गाइज, मैंने ये नोट्स नेट के लिए प्रिपेयर किए,
जिन्हें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोज लाइक दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कनेडियन राइटर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।